बहुत ही बड़ी मायानाज शख्सियत जनाब निसार राही साहब, जो कि एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक थे, जो कि पूरी ज़िंदगी जिन्होंने कौम की खिदमत के लिए, आवाम की खिदमत के लिए एक सोशल वर्कर के नाते से मोहतरम जनाब निसार राही साहब ने काम किया। हमें बड़ा अफसोस है कि पिछले दिनों वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गए। एक ऐसी कद्दावर शख्सियत के वो मालिक थे कि जिनके कंट्रीब्यूशन को अल्फाज में बयां नहीं किया जा सकता। हम छोटे छोटे थे तो जनाब निसार राही साहब के बारे में सुनते थे। हमारे वालिद मोहतरम उनके बारे में हमें बताया करते थे, स्कूलों में टीचर्स बताते थे, और कभी कभी वो जब स्कूल और कॉलेजेस में आते थे सोशल इश्यूज़ के ऊपर, आपसी भाईचारा, यकजहती, अमन, इस पर वो बात करते थे। वो ना केवल राजौरी पुंछ इस बॉर्डर के एरिए की रूए रवां थे, बल्कि पूरी रियासत के एक बहुत बड़े शख्स थे। उनके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा, मुल्क से मोहब्बत, प्यार, आवाम से प्यार, बिना मज़हब मिल्लत जनाब राही साहब ने सबको सीने से लगाया। पोइट्री राइटर, कोई छोटा है, बड़ा है, कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, वो सबके चहीते थे। एक बहुत बड़े थिंक टैंक थे, राइटर, कवि, पोइट, सोशल रिफॉर्मर। उनके दुनिया फ़ानी से रुखसत करने के बाद ना केवल राजौरी पुंछ बल्कि पूरे रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को एक ज़बरदस्त सदमा पहुंचा है, समाज का नुकसान है। आज हम उनके यहाँ ताज़ियत के लिए आए। मैं उस रोज़ जब वो दुनिया फ़ानी से रुखसत करके दिल्ली में था, मैं उनकी आखिरी रसूमात में शामिल नहीं हो पाया, और मेरे से उनके बहुत खास पारिवारिक फैमिली टर्म्स थे। जब भी जम्मू आते थे वो मेरे घर में, हमारे ऑफिस में आते थे, हर छोटी बड़ी बात का जिक्र करते थे, समझाते थे जैसे कोई गाइड होता है घर का, जैसे कोई बड़ा मेंबर होता है, उस तरह से वो हर छोटी बड़ी बात का जिक्र करते थे और फिर समझाते थे कि किस तरीके से हमको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। आज उनके इस दुनिया फ़ानी से रुखसत करने से बहुत बड़ा एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, इररिप्लेसेबल लॉस, उनके इस दुनिया फ़ानी से रुखसत करने से हुआ है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, दुआ मांगता हूँ उनके लिए कि ऊपर वाला उनको जन्नत नसीब करे, अपने कदमों में, अपनी शरण में स्थान दे, और उनके परिवारजन, दोस्त, हमसाया, सगे संबंधी, उन सबको ये दुख सहने कि ऊपर वाला हिम्मत दे। और मैं तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम से गुजारिश करता हूँ, जिस तरीके से राही साहब ने पूरी ज़िंदगी कौम की और मुल्क की खिदमत की है, हम सबको भी जनाब आजानी निसार राही साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने मुल्क और अपने कौम की खिदमत करनी चाहिए। सेल्फलेस वर्कर थे, जिनका अपना कोई मंशूर नहीं था, अपना कोई लालच नहीं था, जिन्होंने ज़िंदगी का हर पल कौम के लिए और देश के लिए वो जिए, और निहायती देशभगत शख्सियत के मालिक थे। उनकी पर्सनालिटी को, उनके कामों को, उनके वजूद और उनके व्यक्तित्व को अल्फाज में बयां करना बहुत मुश्किल है। प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स का है,
मैंने खुद माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश की थी कि एक बार आवाम के साथ, लोगों के साथ चर्चा करके हमें इस सारे मामले पर कोई फैसला लेना चाहिए। हालांकि सन 2012 में जब मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, उस वक्त भी एक बार कैबिनेट के अंदर जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के बारे में डिस्कशंस हुई थी। और दूसरा 2017 में जब कोalition गवर्नमेंट थी और महबूबा मुफ्ती साहिबा जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर थी, उस बार तो असेंबली में प्रॉपर डिस्कशन के बाद इसको पास किया गया था। और मैंने वही जिक्र लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने रखा कि उनको आवाम के सामने ये सारा मामला रखना चाहिए कि क्या मजबूरियां थी, क्या परेशानी थी, क्या वजूहात थी जिसके चलते प्रॉपर्टी टैक्स को यहाँ नाफज करने को लेकर उनको ये फैसला लेना पड़ा। उन्होंने वैसे आवाम से वो रूबरू भी हुए हैं, उन्होंने आवाम को खिताब भी किया है। चूँकि ये पूरे मुल्क के हर स्टेट और हर यूटी में ये कानून नाफिज किया गया है, क्योंकि जो शहरों में, चाहे बड़े शहर हों या छोटे शहर हों, जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उनका एक प्रोविजन है कि कहीं जो नीति आयोग है वो फंडिंग ना रोक दे। इसलिए 2012 में जो सरकार थी और 2017 में जो चुनी हुई सरकार थी, उन्होंने भी इस पर डिस्कशन किया था। और अगर नीति आयोग ने शहरों की डेवलपमेंट का पैसा इस कारण अगर रुक गया कि ये कर व्यवस्था शहरों में लागू नहीं है, तो बहुत बड़ा नुकसान शहरों की डेवलपमेंट को हो सकता है, जिसका जिक्र लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किया है। हालांकि जो उन्होंने बताया था कि 1000 स्क्वायर फीट तक कहीं किसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब शहरों के अंदर रहने वाले 40% लोगों के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, और जो बाकी 60% हैं उनको महीने का किसी को 80 रुपये और 100 रुपया पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसकी क्लैरिटी और अच्छे तरीके से करना चाहिए। जो गवर्नमेंट के इदारे में बैठे हुए बड़े बड़े ऑफिसरान हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हों, कमिश्नर सेक्रेटरीज हों, डायरेक्टर्स हों, और स्वयं मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को चैम्बर, बार एसोसिएशन, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रीज और पॉलिटिकल जमातों को बुलाकर इस सारे मामले पर मुझे लगता है कि अगर कोई डिस्कशन की जाए तो इस बात को समझा जा सकता है। पिछले 4 सालों से शहरों की डेवलपमेंट को जो फंड्स नीति आयोग रिलीज कर रहा है, वो टोटल फंड का 50% आ रहा है। वो भी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिबान दिल्ली जाके फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करके उस पैसे को रिलीज करवाते हैं। ये एक कानूनी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई इस प्रकार का एक कंपल्शन है, जिसके चलते इस प्रकार का शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को फैसला लेना पड़ा। मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन हैं और मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो पहले भी जम्मू कश्मीर की आवाम से रूबरू हुए हैं, उन्होंने इस सारे प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में आवाम से गुफ्तगू की है। मुझे लगता है कि और इसको अगर वो डिस्कशन में लाएंगे तो मुझे लगता है कि सब लोगों को इसकी अच्छी तरीके से जानकारी भी लगेगी, और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई विवाद होगा। ये पैसा भी जो म्युनिसिपल कमेटीज़, काउंसिल और कॉरपोरेशन में आएगा, ये उन्हीं कमेटी, काउंसिल और कॉरपोरेशन के पास रहेगा। ये कोई पैसा दिल्ली नहीं भेजा जाएगा और आवाम की बेहतरी के लिए लगाया जाएगा, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बताया। और मुझे लगता है कि और थोड़ी क्लैरिफिकेशन अच्छे ढंग से इस पर की जाए तो मुझे नहीं लगता कि आम लोगों को इस बात को समझने में कोई दिक्कत आएगी। लेकिन
एक बार इस सारे विषय को अच्छे से पब्लिक डोमेन में, और जो अलग अलग जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इदारों में भी अच्छे तरीके से इस बात को रखा जाना चाहिए। देखिए, जो राजौरी के अंदर दो बड़ी वारदातें यहाँ अल्फा गेट आर्मी के जो कैंप के बाहर गोलीबारी हुई थी और दो सिविलियंस हमारे साथी, उनकी जान चली गई थी। और वहीं ढांगरी में 7 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, 15 के करीब लोग घायल हो गए थे। सारा मामला NIA के हवाले किया गया और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, खुफिया विभाग, पुलिस का खुफिया विभाग, सेना का खुफिया विभाग, गृह मंत्रालय के खुफिया विभाग के अधिकारी लगातार इस मामले को लेकर छानबीन कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने हमें जानकारी दी है कि कुछ हद तक उनको कुछ सुराग मिले हैं। उसका जिक्र उन्होंने अभी नहीं किया जब तक पूरा मामला निपट नहीं जाता और वो कातिलों को उनके गुनाहों का जो सज़ा है वो नहीं दी जाती, तब तक मुझे लगता है कि सारी इस जानकारी को पब्लिक डोमेन में लाना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मामला इंटेलिजेंस एजेंसीज का है और सारे मामले की छानबीन और तहकीकात चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ज़मीन के पाताल से भी अल्फा गेट, फलियाना और ढांगरी नरसंहार के कातलों को निकाल के हमारी एजेंसीज लाएंगी और उन गुनाहगारों को उनके गुनाहों की सज़ा दी जाएगी। नौजवान हैं लगातार जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं एपटेक जो रिक्रूटमेंट एजेंसी को लेकर। हमारे नौजवान आहत हो गए जब सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती में घोटाला हुआ। जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स, उनका जो रिक्रूटमेंट हुई और वहाँ पेपर लीक का मामला सामने आया और वो सारे रिजल्ट्स LG एडमिनिस्ट्रेशन ने रद्द किए और वो मामला सारा CBI के हवाले किया। और आपने देखा होगा कि CBI ने 15-20 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया, धरपकड़ की और उस सारे नेक्सस का भांडाफोड़ किया। उसी को लेकर एक डर का माहौल, कुछ खदशात, एप्रीहेंशंस हमारे नौजवानों के अंदर है और उन्होंने इस बात को लेकर एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया। हम लोग भी इस बात के पक्षधर हैं कि कोई भी रिक्रूटमेंट हो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ईमानदारी से काम होना चाहिए। अभी जो जम्मू कश्मीर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स JKAS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के रिजल्ट्स निकले, आपने देखा होगा कि कैसे गरीब से गरीब बच्चे आए हैं। किसी का पिताजी मजदूर है, कंडक्टर है, ड्राइवर है, किसी का ऑटो ड्राइवर है। डोडा किश्तवाड़ के दूर दराज के पहाड़ों के बच्चे, राजौरी पुंछ के गरीब, यहाँ दराल, थना मंडी, मंजाकोट, राजौरी, नौशहरा, सुंदरबनी के बच्चे, वादी कश्मीर के बच्चे, जिनके वालिदैन मजदूरी करते हैं, गरीब हैं, ऐसे लोगों के नाम आए हैं। तो सब ने खुशी का इजहार किया, किसी ने उसकी मुखालफत नहीं की। हमारे नौजवानों को एपटेक जो कंपनी है, चूँकि इसको पहले बैन किया गया था, इसके ऊपर इल्ज़ामात लगे थे, इन्वेस्टिगेशंस हुई थी, इसके कुछ
लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसलिए हमारे नौजवानों को ये एप्रीहेंशंस थी कि कहीं इस सारे मामले में भी कोई गड़बड़ घोटाला ना हो जाए। कल जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन हैं श्रीमान राजेश शर्मा साहब, एक निहायत ही मेहनती ऑफिसर हैं। उनका पूरा जो सर्विस रिकॉर्ड है वो आप देखें, बड़ी मेहनत से राजेश जी ने हमेशा काम किया है। बहुत बड़े क्रेडिबल ऑफिसर हैं। राजभवन में पहले के ज़माने में जब NN वोरा साहब थे या सतपाल मलिक मुर्मू साहब, उस ज़माने में उन्होंने अपनी अच्छी से सर्विसेज आवाम को दी हैं। एक बहुत क्रेडिबल ऑफिसर हैं। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारा इशू नौजवानों के समकक्ष रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो नौजवानों की एप्रीहेंशन है, जो नौजवानों के दिल में परेशानी है या खदशात हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ ये सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने चाहिए। वरना जैसे सब इंस्पेक्टर की भर्ती के बाद CBI ने छापे पर छापे मार के चोरों को, भ्रष्टाचारियों को, घोटालेबाजों को और जालसाजी करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डाला, ऐसे जालसाजी करने वालों को, घोटालेबाजों को, भ्रष्टाचारियों को और बेईमानों को घसीट घसीट के जेल की सलाखों में बंद किया जाएगा।